में करके एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माधवी ने कहा। मान लीजिए वो लड़की की तस्वीर ये हो गई और क्या कह रही है, माधवी यहाँ पर कुछ कह रही है कि उसके पिता यानी कि इस लड़के के पिता मेरी बहन, इनकी बहन माधवी के बहन के पति यानी कि माधवी के जीजा जी की बेटी, ठीक है? माधवी के जीजा जी की बेटी के नाना कौन होंगे? अरे भाई माधवी के पिताजी ही तो होंगे। माधवी के जीजा जी की बेटी के, है ना? माधवी के जीजा जी की बेटी के नाना कौन होंगे? माधवी के पिता होंगे। अच्छा तो नाना के बेटे हैं, नाना के बेटे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि किसकी बात चल रही है साथियों अगर बात करते हैं तो ये जो है ना ये इसकी बात चल रही है, ये बेटा है। यानी कि माधवी के पिता का बेटा कौन है? ये बेटा है। और इनका लड़का कौन है साथियों? ये है। जिस लड़के की तस्वीर की बात चल रही है ये है। समझ गए? माधवी के पिता ये है, माधवी के पिताजी का लड़का ये है और इस इनका लड़का कौन है? ये लड़का है जिसकी तस्वीर की बात चल रही है। तो कह रहे कि उस लड़का यानी कि इस लड़के का माधवी के पिता पिता माधवी के पिता से क्या संबंध होगा इस लड़के का? तो देखिए मतलब माधवी के पिता क्या कहेंगे? माधवी के पिता क्या कहेंगे? लड़के का लड़का कहेंगे। लड़के अपने लड़के का लड़का क्या होता है साथियों? पोता होता है। तो पोता ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल बहुत शानदार है। कह रहे कि दिए गए आरेख में षटभुज जो है ना वो पुस्तकालय कर्मियों को निरूपित करता है, तो लिख दीजिए साथियों, ठीक है ना? ये पुस्तकालय कर्मियों को निरूपित करता है और वर्ग की अगर बात करें तो ये करदाताओं को निरूपित करता है, ये करदाताओं को निरूपित करता है और कहने के जो व्रत है ना ये चित्रकारों को निरूपित करता है, चित्रकारों को निरूपित करता है। कह रहे कि भिन्न भिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस नंबर के व्यक्तियों को दर्शाएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कितने पुस्तकालय कर्मी ना तो करदाता है, क्या कितने पुस्तकालय कर्मी, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर आंसर आपका जो होना चाहिए वो इसमें से होना चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ पर ये बात कही है कि कितने पुस्तकालय कर्मी ना तो करदाता है, आंसर आपका इसमें से नहीं होना चाहिए, करदाता नहीं होना चाहिए और ना ही चित्रकार होना चाहिए, आंसर आपका इसमें से भी नहीं होना चाहिए। तो मैं कहूँगा 15 पुस्तकालय कर्मी ऐसे हैं जो कि ना तो चित्रकार है और ना ही करदाता है। तो 15 आपका जवाब होगा। 15 कौन सा ऑप्शन में है? ये तो ऑप्शन नंबर ए बात है। जो लोग की ऑप्शन नंबर ए के साथ में बिल्कुल सही है। तो स्क्रीन पर है नंबर 30 का सवाल है। दो सवाल आते हैं, 86 से 90 हुआ है, 106 हुआ है, 170 हुआ। एक सवाल कठिन आता है थोड़ा और एक सवाल काफी आसान आता है। तो ये सवाल देखते हैं कठिन है या आसान है। देखिए 86 से 90 हुआ यानी कि 4 बड़ा है, 90 से 106 हुआ ये तो आसान वाला है ना? 106 से 170 हो गया, कितना बड़ा है भाई साहब? 4 और 6 यानी कि 64 बड़ा है। तो अब कितना बड़ा है? देखिए 4 से 16 हुआ यानी कि 4 की 4 से गुणा की गई है। 16 से 64 हुआ यानी कि 16 की 4 से गुणा की गई। तो अब 64 से यहाँ पर जो नंबर आएगा उससे भी गुणा 4 से की जाएगी। तो 4 चौक आपका 16 हो जाएगा, है ना? 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, 24 25 26 हो जाएगा यानी कि 256 यहाँ पर आ जाएगा। तो 170 और 256 कितने होते हैं साथियों? 6 हो गया और ये आपका 12 हो गया, ये आपका 4 हो गया। 4 से 26 हो जाएगा कि 4 से 26 है? मैं कहूँगा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए 8 मित्र हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में वामावर्त बैठे हुए हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार सवाल है साथियों ये आपकी स्क्रीन पर। चलिए 8 मित्र हैं ऐसे एज तक एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे से समान दूरी पर क्रम में वामावर्त बैठे, ठीक है? तो मान लीजिए एक वृत्ताकार हमने बना लिया, 8 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये 8 लोग के बैठने की जगह हम लोगों ने यहाँ पर बना ली। यानी कि वामावर्त बैठे, वामावर्त का मतलब पता क्या होता है? देखिए साथियों दक्षिणा का वर्त का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ऐसे। लेकिन वामावर्त शब्द का मतलब क्या होता है साथियों? उल्टा चलेगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 है तो फिर यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ 3 होगा, फिर यहाँ 4 होगा। करके सभी के मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है, केंद्र की ओर है, करके जी पूर्व दिशा में बैठा हुआ। देखिए पूर्व कौन सी दिशा है? ये दिशा पूर्व है, ठीक है ना? तो जी साथियों यहाँ पर बैठा है। अब अगर बात करें यहाँ पर कहा गया था कि वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में बैठे, जिस क्रम में ये है ना इसी क्रम में बैठे हैं और वामावर्त बैठे हैं। यानी कि वामावर्त का मतलब ये है जी यहाँ पर है तो साथियों जी के आगे आएगा एच, एच यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना? अब इससे पहले क्या आता है? जी से पहले क्या आता है? एफ, एफ यहाँ पर हो जाएगा, है ना? उसके उससे पहले अगर बात करते हैं साथियों आपका ई यहाँ पर हो जाएगा और उससे पहले डी आपका यहाँ पर हो जाएगा और सी यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा, ए यहाँ पर हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि वामावर्त में क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे होता है और दक्षिणावर्त में क्या होता है? ए बी सी डी ऐसे होता है। खैर कोई बात नहीं। अच्छा आगे कहा जा रहा है कि सी और ई आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो सी और ई का आपस में स्थान हम लोग बदल देते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर अगर बात करें एक सेकेंड, यहाँ पर अगर बात करें सी और ई, तो यहाँ पर भैया ई आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर साथियों सी आ जाएगा, स्थान बदल लिए। यानी इनमें से कौन दक्षिण पूर्व में स्थित है? तो भैया दक्षिण ये होता है, पूर्व ये होता है, तो दक्षिण पूर्व में कौन सा स्थित होगा? एफ स्थित होगा। तो एफ कहाँ पर लिखा हुआ? एफ साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि जैसे जिस प्रकार डेनमार्क का कोपेनहेगन से संबंधित है उसी प्रकार मिस्र का साथियों किससे संबंध होगा? मिस्र का। देखिए डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, उसी प्रकार साथियों मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है, तो काहिरा आपका जवाब हो जाएगा। ऐसा भी एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए साथियों एक सवाल आपके सामने आएगा, यानी कि कुछ नंबर आपके सामने लिखे होंगे और कहा जाएगा दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा? ऑप्शन नंबर ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले को। चलिए तो ये साथियों सबसे पहले गुणा है, फिर ये साथियों भाग है, उसके
बाद प्लस है और भाग। हम देखते हैं साथियों 15 है, 14 है, 21 है और 27 है और 9 है, बराबर क्या आना चाहिए साथियों? 64 आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर गुणा की जगह पर भाग और भाग की जगह पर गुणा करें तो इसको अगर कैलकुलेट करें, अगर 64 आ जाता है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जवाब है, नहीं 64 आता है तो बी वाले से चेक करेंगे। देखिए माइनस है तो माइनस का माइनस लिख देंगे, भाग है भाग की जगह पर गुणा, गुणा है गुणा की जगह पर भाग और प्लस का प्लस रहेगा साथियों। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं साथियों, अगर हम इसको कट कर देखिए 15 माइनस 14 गुणा 3 सत्ते 21 और ये नीचे आ जाएगा 3 दूनी 27। मुझे नहीं लग रहा है साथियों ये कट पाएगा, ठीक है ना। ये एक काम करिए, समझदारी साथियों आपकी इसी में होगी कि इसको आप हटा दीजिए, ए वाला नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो साथियों इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। अब साथियों हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी वाले को। चलिए तो प्लस की जगह पर भाग, भाग की जगह पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, माइनस का माइनस हो जाएगा, भाग है बाकी जगह पर साथियों प्लस हो जाएगा, गुणा है गुणा का गुणा आ जाएगा और प्लस है प्लस की जगह पर भाग आ जाएगा। देखिए ये तो पूरा पूरा कर जाएगा, 9 3 27 3 आ गया आपका, ये 21 आ गया, प्लस आपका 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा, 21 3 कितने हो जाएंगे साथियों? 63 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा। और ये बराबर क्या चल रहा था? ये तो 64 चल ही रहा था, यानी कि इधर भी 64 आ गया है, 63 प्लस 1 और इधर भी 64 आ गया है, तो मैं कह सकता हूँ कि जवाब हमारा जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फिर से एक नंबर सीरीज का सवाल है, देखते कैसा सवाल है। 24 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद 33 है और उसके बाद साथियों 60 है और अगला नंबर आपको बताना है और उसके बाद साथियों 249 है। तो क्या लॉजिक इसमें लगा है देखकर साथियों मुझे बताइए। देखिए तो बच्चा बच्चा बता देगा कि 24 से 1 गया है यानी कि 1 बड़ा है, 25 से 33 गया है यानी कि 8 बड़ा है, 33 से 60 हुआ है, कितना बड़ा है साथियों? ये आपका 7 और 2 27 बड़ा है। यहाँ पर कितना है? देखिए ध्यान से, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, इसको 1 का क्यूब कह सकते हैं, तो यहाँ पर 4 का क्यूब आएगा, 4 का क्यूब होता है साथियों 64 यानी कि 60 और 64 कितना होता है? 120, सॉरी 114, 24 होता है, तो 124 साथियों हमें ऑप्शन में भी मिल रहा है, यानी कि यही लॉजिक लगेगा, आंसर आपको मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए 124 था, उसके बाद देखिए ये आपको साथियों क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं साथियों इसको सही तरीके से एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए ये साथियों क्या है? ये आपका एल है ना, ये आपका क्या है? ये आपका पी है, ये आपका एल है और ये साथियों एम है ना, और ये क्या है? ये साथियों के है और ये आपका ओ है। समझ में आ गया आपकी? चलिए तो अब बात करते हैं साथियों, अगर यहाँ पर योग यानी कि जब दी गई चीज को मोड़कर एक खंड बनाया जाता है तो अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर नहीं होता? क्या एम और पी विपरीत फलकों पर होंगे? देखिए एम ये है, पी ये है, एम ये है, पी ये है, विपरीत फलक पर है, यानी कि ये वाला तो नहीं आंसर हो सकता। एन और ओ की बात करें, एन और ओ की बात करें, देखिए एन यहाँ पर है, एन का विपरीत जो होगा ना वो के होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि एल का विपरीत ओ होगा, तो मैं कहूंगा साथियों यही नहीं होगा। अच्छा एन और ओ को देखें जो ऑप्शन नंबर 3 है, एन और ओ, एन आपका यहाँ पर है, ओ आपका यहाँ पर, ये भी विपरीत फलकों पर है। और अगर बात करते हैं के एल की अगर बात करें तो के एल की बात करें, के और एल भी विपरीत फलकों पर है। कौन सा विपरीत फलक पर नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल और ओ नहीं है, बाकी सारे हैं साथियों, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब साथियों क्या होगा। अब ये सवाल आया साथियों, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाए होंगे, लेकिन मैंने आपको इस टाइप के सवाल पहले से करवा चुके थे, है ना। तो यहाँ से साथियों जो लोग पढ़ रहे थे वो लोग इस सवाल को बहुत आराम से उन्होंने कर डाला होगा। चलिए तो कहा जा रहा है साथियों 6 पेशेवर लोग हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, है ना। अच्छा 6 पेशेवर इंटीरियर डिजाइनर हैं जिनके नाम है पवन है, एक नयन है, एक रतन है, शिव है, तनुजा है, उर्मिला, यानी कि 6 लोग हैं, यानी एक हेक्सागोनल टेबल के चारों ओर बैठे हो। तो हेक्सागोनल टेबल सातु बना लेते जिसमें 6 लोग बहुत आराम से सातु यहाँ पर क्या करें? बैठ जाएं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये 6 लोग थोड़ा सा दिक्कत दे रहा होगा लेकिन सातु हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई कर दिया। चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि प्रत्येक हेक्सागोनल टेबल के एक कोने पर और केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, सबका मुंह केंद्र की ओर है। कह रहे कि पवन उर्मिला के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो पवन उर्मिला के बाएं, मान लीजिए साथियों अगर उर्मिला यहाँ पर है, ठीक है ना, उर्मिला अगर यहाँ पर बैठी है तो उर्मिला क्या कहा गया है, किधर गए? उर्मिला के बाएं दूसरे स्थान पर पवन है, यानी कि साथियों पवन यहाँ पर बैठेगा, पवन यहाँ पर बैठेगा। यानी कि नयन जो है ना, नयन ये रतन और शिव का पड़ोसी है। तो एक काम साथियों अब ये हो सकता है कि रतन यहाँ पर आ जाए, शिव यहाँ पर आ जाए और नयन बीच में बैठ जाए, यानी कि नयन कुल मिला के जो होगा वो बीच में बैठेगा। लेकिन हमें कंफर्म ये नहीं है कि नयन को हम यहाँ पर बैठा लें या शिव को, या शिव को यहाँ पर बैठा लें या नयन को यहाँ पर बैठा लें। उसके बाद कहा गया है कि तनुजा शिव के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो अगर बात करते हैं साथियों तनुजा जो है ना ये शिव के बाएं से दूसरे स्थान पर। अब देखिए अगर हम शिव को यहाँ पर बैठालते हैं, ठीक है ना, शिव को यहाँ पर बैठालते हैं तो तनुजा कहाँ पर? शिव को अगर यहाँ पर बैठाते हैं, शिव के बाएं से दूसरे स्थान पर तनुजा है तो शिव यहाँ पर बैठेगा तो तनुजा यहाँ पर आ जाएंगी, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पर हमें नयन और क्या साथियों, सॉरी रतन और शिव में से ही किसी एक को बैठाना है। तो हम साथियों तनुजा को यहाँ पर बैठा लेंगे और कहा गया है कि शिव के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी कि शिव आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए शिव के बाएं से दूसरे स्थान पर तनुजा आ गई। अब बचा कौन साथियों? रतन बचे, यानी कि रतन आपके जो होंगे वो यहाँ पर बैठ जाएंगे। सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन पवन का पड़ोसी है, तो भैया पवन का पड़ोसी कौन है ये आपको यहाँ पर कुल मिला के बताना है। तो तनुजा है और रतन है, तनुजा है और रतन है, ये पवन के पड़ोसी हैं। तो तनुजा और रतन कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूंगा तनुजा और रतन ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यदि ए प्रतिशत बी का अर्थ यहाँ पर क्या दे रखा है साथियों, ए प्रतिशत बी का अर्थ दे रखा है ए बी की पुत्री है। सवाल दिखा देता हूँ साथियों, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, वैसे ऑप्शन अभी छुप जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए कह रहे कि ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, एंड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी। ऐसा एक सवाल आएगा और ऐसा सीख लिया साथियों तो एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ए बी की पत्नी है ना, ठीक है। ए हैशटैग ए बी का पुत्र है तो व्यंजक ये इसका मतलब आपको बताना और फिर आपको बताना है कि जी का जेड से क्या संबंध हो गया, यानी कि जेड क्या कहेगा जी को। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोशिश हम लोग करते हैं। कह रहे कि वी प्रतिशत जी का मतलब क्या हो, देखिए ए प्रतिशत बी, अब इसको आप वी को ए मान लीजिए और जी को बी मान लीजिए। तो ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी कि वी जी की पुत्री है। तो वी जी की पुत्री है मान लेते हैं साथियों, क्या जी ये हो गई, और जी की पुत्री कौन है साथियों, बी है, पुत्री है तो माइनस लगा दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि जी एंड एच, तो एंड कहाँ गया, एंड ये है, इसका मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी कि जी एच की पत्नी है। तो जी जो है ना साथियों ये एच की पत्नी, यानी कि एच आपका पति हो गए, ये पत्नी हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए हैशटैग है, इसका मतलब क्या है, ए हैशटैग बी का मतलब है एक बी का पुत्र है, यानी कि एच एल का पुत्र है। क्या साथियों, एच जो है ना ये एल का पुत्र है, तो एच जो है ना ये एल का पुत्र हो जाएगा। उसके बाद आखिरी बचा है साथियों एंड वाला। एंड का मतलब क्या है, देखिए एंड का मतलब ए बी की पत्नी है, यानी कि एल जेड की पत्नी। तो एल जो है ना, एल साथियों ये जेड की पत्नी हो जाएगी, एल जेड की पत्नी हो जाएगी। सवाल में पूछा गया है जी का जेड से क्या संबंध, इनके जेड क्या कहेगा जी को। तो जेड क्या, देखिए ये तो पत्नी हो गई, ये बेटा हो गया, यानी कि जेड का बेटे की पत्नी। तो जेड के बेटे की पत्नी को क्या कहा जाता है साथियों, बहू कहा जाता है। तो बहू साथियों एक तरीके से बात करें तो पुत्र बहू आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उस वेन आरेख का चयन करिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। नागरिक शास्त्र, विषय, रसायन विज्ञान, ये दोनों विषय ही तो है साथियों। मान लीजिए विषय हो गया, ये एक विषय के अंतर्गत ही तो नागरिक शास्त्र है और रसायन विज्ञान भी एक विषय है। तो ऐसा आरेख कहाँ पर बना हुआ है, मैं कहूंगा ऐसा आरेख सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों बताइए आपका जवाब यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा और क्या आपका जवाब होगा। यानी कि एक पासे की चार अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, बिल्कुल सही, एक पासे की चार अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। यानी कि उस अक्षर का चयन करिए जो बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो जैसे कि बी यहाँ पर है, तो बी का विपरीत यानी कि यहाँ पर क्या होगा, बी यहाँ पर है ना, तो बी का विपरीत यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। अब आप ऐसा ढूंढिए, अब देखिए एक बी आपका यहाँ पर आ गया, अब आप ऐसे दो जगह बी ढूंढिए जहां पर उसके जो साइड वाले हैं ना वो सेम हो। जैसे कि बी एक यहाँ पर, एफ डी यहाँ पर, अगर हमें कहीं और एफ डी मिल जाए यहाँ कहीं तो हमारा काम बन जाएगा। एफ डी कहीं पर लिखा है, एफ डी कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। अगर ये बी है तो सी डी यहाँ पर लिखा है, तो देखिए सी डी अगर आपको मिल जाए तो साथियों बहुत अच्छी बात आपके लिए यहाँ पर हो जाएगी। ये सवाल ऐसे ही साथियों जो है ना वो किया जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें सी डी है तो सी डी हमें यहाँ पर मिल चुका है, सी डी, यानी कि बी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो बी का विपरीत ही तो आपसे पूछा गया है, तो ई कहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है, इस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए साथियों कथन निष्कर्ष का सवाल है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी बेल्ट जूते हैं, तो सभी बेल्ट जूते हैं, तो मान लीजिए ये बेल्ट हो गई, सभी बेल्ट जूते हैं तो सभी बेल्ट जूते हैं। कहेंगे सभी जूते टोपियां हैं तो सभी जूते क्या हो गई, टोपियां हो गई। करके कुछ हैट टोपियां हैं, यानी कि कुछ टोपियां क्या हो जाएंगी साथियों, हैट हो जाएंगी। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा आपका गलत है। कहने कि कुछ टोपियां बेल्ट हैं, कुछ टोपियां बेल्ट हैं, बिल्कुल कुछ टोपियां बेल्ट हैं, इतनी टोपियां बेल्ट हो जाएंगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ हैट जूते नहीं साथियों, हैट आपके ये हैं, जूते आपके ये हैं, कोई संबंध नहीं, तो गलत है। सभी जूते बेल्ट हैं, सभी जूते बेल्ट नहीं है साथियों, कुछ जूते बेल्ट हैं। देखिए इतने ये जो बाहर वाले जूते हैं ये बेल्ट नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष सिर्फ एक सही है, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और फटाफट मुझे बता दीजिएगा कि आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। जी जे के दाएं और दूसरे स्थान पर खड़ा है, तो 5 लोग खड़े हैं, तो 1 2 3 4 और एक 5 है ना। अब यहाँ पर बैठाने का काम करेंगे। जे के दाएं दूसरे स्थान पर जी है और एच जो है ना ये के बगल में नहीं है। यदि एम दाएं से दूसरे स्थान पर खड़ा है तो पंक्ति के बाएं छोर पर कौन है। देखिए सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करें कि जे को आप कहीं पर भी बना सकते हो, है ना। जे को मान लीजिए आपने यहाँ पर बना दिया, जे के दाएं दूसरे स्थान पर, जे के दाएं दूसरे स्थान पर जी है, यानी कि साथियों जी आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहा जा रहा है कि एच जो है ना ये के बगल में नहीं खड़ा है, एच के बगल में नहीं खड़ा है। यदि एम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, अच्छा तो एक काम करिए साथियों, एम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, एम को यहाँ पर बैठा लिए। अब जब साथियों एम को हम यहाँ पर बैठा लेंगे तो जी आपका क्या हो जाएगा साथियों, जे आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। क्या कहा गया था यहाँ पर, जे के दाएं दूसरे स्थान पर जी है ना, तो जे के दाएं दूसरे स्थान पर जी हो जाएगा। अब उसके बाद कहा गया है कि एम दाएं से दूसरे स्थान पर है साथियों, एम दाएं से दूसरे स्थान पर हो गया। अब यहाँ पर एक बात कही गई है साथियों, क्या बात कही गई है कि एच जो है ना, एच ये के बगल में नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
तो एच जो है ना ये के बगल में नहीं है, तो साथियों आपका एच यहाँ पर आ जाएगा और के हो सकता है यहाँ पर आ जाए, ठीक है ना। सवाल में क्या पूछा गया, पंक्ति के बाएं छोर पर कौन खड़ा है। पंक्ति के बाएं छोर पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर आपका बाएं छोर पर पूछा जा रहा है ना, यानी कि बाएं छोर पर तो साथियों जे खड़ा है। अब हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि भैया यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पर कौन बैठेगा, तो जे हमारा जवाब हो जाएगा। और जे कौन से ऑप्शन में है, जे आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि अब आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार शानदार एग्जामिनर ने सवाल पूछे हैं साथियों इस बार मैथ्स के। कह रहे कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:7:9 है। यदि सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का योग 65 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई आपको बताना है। देखिए मान लीजिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं 4x हैं और ये 7x हैं और ये साथियों 9x हैं, जो सवाल में प्रश्न में दे रखा है। कहेंगे साथियों सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा, यानी कि सबसे छोटी ये हो गई, सबसे बड़ी ये हो गई, तो इनका योग क्या होगा, 9x 4x यानी कि 13x। तो इसका योग जो दे रखा है वो ये दे रखा है 65x, ठीक है। यानी कि x का मान यहाँ से हमें बहुत आराम से मिल जाएगा, 13 कम 13, 13 पंजे 65, यानी कि x बराबर कितना आ गया साथियों 5 आ गया। तो अब दूसरी भुजा की लंबाई पूछी जा रही है। दूसरी भुजा की लंबाई क्या है, 7x है, यानी कि x बराबर 5 है, तो 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 गुणा 5 हो जाएगी, यानी कि 35 सेंटीमीटर की अगर बात करें तो ये दूसरी भुजा की लंबाई हो जाएगी। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन साथियों आ रहा है। तो देखिए साथियों इस सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि 1800 भाग 10 गुणा, फिर ब्रैकेट के अंदर है 45 भाग, फिर ब्रैकेट में 17 - 2 ब्रैकेट 1 ऑफ 2 प्लस ब्रैकेट में -2 और ब्रैकेट के अंदर है 1 + 2। तो इसको आपको कैलकुलेट करके साथियों बताना कैसे यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए अगर हम लोग साथियों यहाँ पर बात करें, ये 18 भाग 10 है, तो एक काम करिए तो अभी कट जाएगा साथियों, यहीं पर लाइन को शॉर्ट करेंगे, हम कम करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, देखिए 45, ठीक है ना, 45 आप हो गया। और ब्रैकेट के अंदर क्या है साथियों, 17 - 2 कितना हो जाएगा, ये आपका साथियों 15 हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट बंद हो गया। एक काम करिए 15 एकम 15, 15 तियां 45, तो इसको भी यहीं पर कैलकुलेट करने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों 3 आपका पूरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों यहाँ पर, देखिए ये तो आपका कितना आ गया, 1 सेकेंड, ये तो आपका साथियों 180 आ गया, गुणा आपका इस पूरी लाइन के लिए साथियों 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है, 3 आपका आ गया है। और उसके बाद साथियों यहाँ पर क्या है, ऑफ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऑफ है। उसके बाद साथियों यहाँ पर 2 है, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट में जो है वो है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 3, 2 - 3 कितना होगा, -2 -2 की अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर -2, और ये गुणा कहलाया जाएगा, गुणा आपका 3 हो गया तो 6 आ जाएगा, माइनस का आ गया साथियों 6। अब क्या होगा साथियों, अब आप एक काम करेंगे, अब आपके सामने साथियों इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। 18 गुणा 3 ऑफ 2 यहाँ पर लिखा है, तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए सबसे पहले आपका ऑफ वाला सॉल्व हो गया, यानी कि 3 दूना 6, यानी कि 180 गुणा 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है 6 आ जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें साथियों 18 पंजे 90, 18 छंग कितना हो जाएगा साथियों, आपका 108 हो जाएगा, और जो जीरो लगा वो जीरो आ जाएगा। इसमें से 6 घटा दीजिए तो कितना आएगा साथियों, 1074 आएगा। और 1074 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो साथियों धीरे धीरे मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट करा दूंगा साथियों मैथ्स का। और अगर आप चाहते हैं कि मैथ के सेक्शन में आप पूरे में से पूरे स्कोर लाएं, तो ये क्लास साथियों जब तक आपका पेपर है, जब तक इन सारी क्लासेस को देखते जाइएगा, जो मैं आपको 1 बाय 1 करके दूंगा। मेरा मानना है मैथ के सेक्शन में आपका पूरा स्कोर आएगा। चलिए उसके बाद देखिए करके किसी व्यक्ति और एक 200 अच्छा कोई व्यक्ति है और 230 मीटर लंबी ट्रेन है, इसके बीच की दूरी 115 मीटर है, ठीक है कोई बात नहीं है। यदि वह व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की ओर आ रहा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए ट्रेन और व्यक्ति के विपरीत दिशा की चाल की अगर बात करें, तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, ये आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा साथियों जुड़ जाएगा, यानी कि साथियों क्या हो जाएगा, आपका 69 हो जाएगा। तो ट्रेन और व्यक्ति के विपरीत दिशा की चाल कितनी हो जाएगी, चाल की अगर साथियों बात करते हैं यहाँ पर 69 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ट्रेन और व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी है, ट्रेन और व्यक्ति के बीच की दूरी 230 प्लस 115 है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी साथियों दूरी आ जाएगी 230 प्लस 115, 230 प्लस 115 कितनी हो जाएगी, 505 आ जाएगी, 4 आ जाएगी और 3 हो जाएगी, यानी कि साथियों 345 मीटर ये आपकी दूरी हो जाएगी। तो अब आपके सामने चाल भी है, आपके सामने दूरी भी है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है साथियों, आपसे यहाँ पर समय पूछा जा रहा है सेकंड में। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मीटर प्रति सेकंड में साथियों बदलिएगा आप। तो समय की अगर बात करें, समय बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बटे क्या होता है साथियों, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी की अगर बात करें कितनी है, 345 है, और चाल की अगर बात करें 69 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। इसकी हम क्या करेंगे साथियों 5/18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड बन जाएगी। एक काम करिए 18 ऊपर ले जाइए, है ना, यहाँ से साथियों इसको आप हटा दीजिए। तो इसको अगर कट करें तो कैसे कट करेंगे, देखिए 3 छंग 18, 3 दूना 6, 3 तियां 9, ठीक है ना। 5 से इसको कट करें, 5 छंग आपका 30, 5 3 45 हो जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
अगर बात करते हैं साथियों, देखिए 23 तियाँ कितने होते हैं, 3 तियाँ 9, 3 दूना 6, 23 तियाँ आपके 69 हो जाएँगे, बचा 3 बचा 6, 6 तियाँ 18, यानी कि 18 सेकंड समय आएगा। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये बहुत शानदार सवाल है, थोड़ा-सा अच्छे लेवल का सवाल है, लेकिन सवाल अच्छा है। परीक्षा में साथियों ये आपका आया था और इस बार भी अगली शिफ्टों में भी साथियों इस टाइप के सवाल आएँगे। यानी कि एक वृत्ताकार मैदान को, मान लीजिए ये एक वृत्ताकार मैदान, इस वृत्ताकार मैदान को ₹5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराना है ना? और ₹5 प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से समतल करा रहे हैं, तो उसमें कितना पैसा आता है, कितना लागत खर्च होती है? 19,250 लागत खर्च होती है, ठीक है? यानी कि ₹24 प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगवाने की लागत क्या होगी? इसके चारों ओर बाड़ लगवाना है और ₹24 प्रति मीटर की दर से लगवाना है, तो उसमें कितना रुपया खर्चा होगा? इस सवाल को आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है साथियों पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? और अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों लागत कितनी दे रखी है, लागत आपकी दे रखी है 19,250 लागत आपकी दे रखी है। तो आप एक काम साथियों कर लीजिए कि आप पाई आर स्क्वायर ये आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, और कहीं ना कहीं वृत्त के क्षेत्रफल की लागत की अगर बात करें 19,250 है, क्या 19,000 साथियों 250 है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन यहाँ पर अगर बात करें ₹5 के हिसाब से हो रही है, तो इसकी गुणा आप 5 से करा लेंगे, तब आएगा 19,250, ठीक है ना? चलिए, तो पाई की वैल्यू क्या होगी साथियों 22/7, आर की अगर बात करें आर स्क्वायर और गुणा 5 आपका आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 19,250 आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें अब क्या करना, अब इसको कैलकुलेट करके आर का मान साथियों निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है ना? अब देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 19,250 हो जाएगा। और अगर बात करें देखिए ये 5 आप देखिए 7 से तो गुणा हो जाएगी, और नीचे क्या आ जाएगा 22 गुणा आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करा लीजिए आप लोग, 5 से अगर इसको कट करें तो 5 तियाँ 15, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 0 आ गया, है ना? 11 से सातों इकट्ठ होगा, देखिए ज़रा, हाँ, हो जाएगा। 11 कम 11, 11 दूना 22, ये 7 इधर आ जाएगा। 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 तीन आपका 33 हो जाएगा, 5 जाएगा, 11 पंजे 55, 0 आ गया। 2 से अगर कट करें तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 175 की गुणा 7 से करा लीजिए, वो आपका क्या निकलेगा, वो आपकी त्रिज्या यानी कि आर निकलेगी। 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 50, 51, 52 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 5 12 हो जाएगा। यानी कि अगर साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो क्या आ गया आपका, देखिए आर स्क्वायर ये चल रहा था, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1225 आ गया। 1225 की अगर बात करें साथियों, ये मुझे 35 का स्क्वायर लग रहा है, तो एक बार देख लीजिए क्या 35 का ही स्क्वायर होता है, कैलकुलेटर से इस्तेमाल कर ले एक बार, है ना? जल्दी हो जाएगी, ये तो काम आप भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। 35 की अगर बात करें साथियों, 35 गुणा 35 1225 होता है, यानी कि आर बराबर जो निकलेगा वो साथियों 35 निकलेगा। बस अब देखिए, अब आगे आपको क्या करना है, इसको मैं साथियों हटा देता हूँ, एक काम जो मैंने ये कैलकुलेशन वगैरह की है, इसको मैं यहाँ से साथियों हटा देता हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा और इसमें काम करना है ना? देखिए, हाँ, तो यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, अब आपके सामने ये 0 था, यहाँ पर क्या आ गया है? अब देखिए, अब साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो आर निकल आ चुका है। ₹24 प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत कैसे निकालेंगे आप? तो इसमें भी बाड़ की कुल लागत कैसे निकालेंगे? बाड़ की कुल लागत, है ना? बाड़ की कुल लागत आपको अगर निकालना है साथियों, तो 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। कितने रुपए मीटर के हिसाब से? ₹24 मीटर के हिसाब से, तो 24 से साथियों इसकी आप गुणा करा देंगे। अब देखिए 2 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर यहाँ पर दे रखा है 35 है, और 24 से गुणा करा देंगे, बस निकल आएगा 7 एकम 7, 7 पंजे आपका 35 हो गया। 22 की गुणा 2 से कराएँगे 44 आ जाएगा, और 24 की गुणा 5 से कराएँगे 120 आ जाएगा, है ना? 120 आ जाएगा, इसकी गुणा करा लीजिए, यानी कि 12 की गुणा 44 से करा लीजिए, आंसर आ जाएगा। 12 चौक 48, 12 चौक 48, ठीक है ना? 8 आ गया, 12 आ गया, 500, यानी कि 5280 आ गया। तो मैं कहूँगा ₹24 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या होगी? 5280 होगी, और 5280 कौन-से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करें, 1 सेकंड देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि अगर 240 मीटर लंबी ट्रेन 28 सेकंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? अगर कभी भी साथियों ट्रेन की 240 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई हो, और साथियों उसके अलावा प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, तो दूरी क्या हो जाती है? दूरी आप कैसे निकालते हैं? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही आपकी दूरी होती है। तो दूरी यहाँ से तो बहुत आराम से निकल जाएगी, 240 प्लस आपकी 250 कितनी हो जाएगी साथियों? ये तो 490 हो जाएगी, यानी कि दूरी की अगर बात करते हैं साथियों 490 आपकी आ चुकी है ना? दूरी 490 आपकी आ चुकी है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं कि समय कितना है साथियों, समय की अगर बात करें तो साथियों 28 सेकंड का समय है। 28 सेकंड का समय, चाल आपसे पूछी जा रही है, चाल आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी जा रही है। चाल बराबर दूरी, है ना? दूरी ये हो गई बटे समय आपका ये हो गया। अब मीटर प्रति सेकंड को कभी भी साथियों पहले एक काम करिए, 490 बटे 28 आ गया, यानी कि अगर यहाँ पर बात करते हैं साथियों हम लोग
चाल की अगर बात करें, देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, इसकी गुणा आपको कराना पड़ेगी साथियों 5/18 से, ठीक है ना। चलिए इसको साथियों कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर साथियों यहाँ पर आ जाएगा। क्या क्या कहा जा रहा है साथियों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाल जो है ना, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में, है ना। अच्छा, तो ट्रेन की चाल की अगर बात करते हैं साथियों, मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे बदलना है, तो 18/5 से आपको साथियों यहाँ पर गुणा कराना पड़ेगी, ठीक है ना। तो साथियों 5 से कट हो रहा है, तो 5 से इसको कट कर लीजिए, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45 और 5 × 8 आपका 40 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर साथियों कट करें हम लोग, इसको 2 से कट कर लें साथियों, 2 नीम 18 और यहाँ पर साथियों 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 2 से और अगर कट करें साथियों, यहाँ पर अगर 2 चौक आपका 8 हो जाएगा, 2 नीम आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और 2 सत्ते 7 एकम 7, 7 दूनी 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 नीम कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, यानी कि आपका साथियों 63 चाल निकलेगी। कितनी निकलेगी साथियों, 63 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल निकलेगी। आंसर आपका ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, ये आपका अंतिम सवाल होगा, 20 सवाल। उसके बाद साथियों करंट अफेयर जीके जीएस के सवालों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए तो साथियों अंतिम सवाल देख लीजिए। यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करें, तो कह रहे हैं कि ए अकेले किसी कार को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, ए अकेले किसी कार को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने उस कार को 22,500 रुपए में करना तय किया, यानी कि ए और बी जो लेंगे वो 22,500 रुपए लेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने सी की मदद ली और 8 दिनों में कार पूरा किया, यानी कि ए और बी अगर कार कर रहे हैं और उसमें सी की भी मदद ले ली, तो ये कार सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों में ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर लेना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करें, एक ऐसा नंबर लेना होगा जो कि सातों 18 के पहाड़े में भी है, 24 से कभी भी कटे और सातों 8 से भी कटे। 72 ले लेते हैं, है ना, 72 सातों ले लेते हैं। 18 चौक 72, 24 तियाँ 72 और अगर 9 की बात 8 की बात करें तो साथियों 8 नीम आपके कितने होते हैं, 72 ही होते हैं। समझ गए। चलिए तो यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करें, ए की धनराशि आपसे पूछी जा रही है कि भाई दोनों को मिला के तो 22,500 रुपए मिले हैं, लेकिन ए को कितने रुपए मिले हैं। तो ए की धनराशि की अगर बात करें, टोटल राशि कितनी दी गई है, 22,500 दी गई है। ए को कितने मिल रहा है, ए 4 काम कर रहा है तो इसको 4 ही मिलेगी धनराशि। अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे साथियों इनका एक तरीके से कहीं ना कहीं योग आ जाएगा कि भाई ए बी सी की अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो ये कितना है, ये इनका 9 है, यानी कि तीनों लोग मिलकर 9 काम करते हैं, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा साथियों। 9 आ जाएगा तो अब इसको आपको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है, आपका आंसर यहाँ पर साथियों निकल आएगा। देखिए 9 से ये कटेगा, देखिए जरा 9 तो हाँ कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 पंजे आपका 45, डबल जीरो आ गया। अब 25 चौक कितना होता है साथियों, 100 होता है और 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी कि 10,000 आएगा एक ही धनराशि। तो 10,000 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर बी वाले में है, तो जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल सही है। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर के देखेंगे और उसके बाद जो सवालों को हम लोग देखेंगे साथियों जीके जीएस के देखेंगे। चलिए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि माउंट फेंटल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है साथियों, ये इथियोपिया में हुआ है। आंसर आपका सी होगा, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कहाँ ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है, तो कहाँ की बात चल रही है साथियों, तेलंगाना की बात चल रही है। ये कुछ क्वेश्चन साथियों एक्सपेक्टेड भी हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और इस टाइप के सवाल पूछे भी गए हैं और कुछ क्वेश्चन में संभावित भी लेकर आए हूँ जीके जीएस करंट अफेयर के। किसने छत्तीसगढ़ ओपन खिताब जीता है, तो मैं कह सकता हूँ छत्तीसगढ़ ओपन खिताब किसने जीता है, शौर भट्टाचार्य ने जीता है। राइट आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए कहने के हाल ही में फरवरी माह में भारत का जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है, तो कितना बढ़कर साथियों 9.1% बढ़कर। राइट आंसर आपका भी होगा। अगला देखिए करके किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा, तो कहाँ करेगा साथियों, त्रिपुरा में करेगा। त्रिपुरा आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए साथियों कहा जा रहा है कि अभ्यास डिजर्ट हंट 2025 से आयोजित हुआ है, तो ये साथियों कहाँ आयोजित हुआ है आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूँगा ये जोधपुर में आयोजित हुआ है, अभ्यास डिजर्ट हंट 2025। उसके बाद देखिए सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है, तो अगर बात करते हैं साथियों क्या आपका यहाँ पर जवाब हो सकता है, मैं कहूँगा चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा है साथियों सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि किसने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया है, तो किसने किया है साथियों, अगर बात करें तो एक तरीके से अगर बात करें साथियों किसके द्वारा किया गया है, राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, यानी कि राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया है। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है, तो मैं कहूँगा साथियों नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च कर दिया है। किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो सेबी का नया अध्यक्ष साथियों किसको नियुक्त किया गया है आपसे पूछा जा रहा है, तो तुहिन कांत पांडे इनका नाम है और इनको सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य तो साथियों ये केरल राज्य में स्थित है। केरल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए वन नेशन वन पोर्ट का पहला उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन साथियों सर्बानंद सोनोवाल ने किया है।
सर्बानंद सोनोवाल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है साथियों, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए फटाफट साथियों इस सवाल का जवाब आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए साथियों। तो यूएसए साथियों शीर्ष पर रहा है, यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में यूएसए शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए एसबीआई लाइफ ने किसे डिप्टी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो किसको साथियों नियुक्त किया है? इनका नाम दोरा बाबू दपर्ती है और इनको एसबीआई लाइफ ने डिप्टी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ संपन्न हुआ है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट मुझे बताइएगा। चलिए तो ये साथियों नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नई दिल्ली आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कह रहे हैं कि हाल ही में 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहे हैं साथियों? नरेंद्र मोदी शीर्ष पर रहे हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर के निर्माण में वस्तु एवं सेवा कर में शामिल किया जाता है? तो साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है, मुझे बताइए। मैं कहूँगा उत्पाद शुल्क की बात चल रही है, उत्पाद शुल्क आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि मूसा पाराडीसी अका का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? तो इसका नाम साथियों क्या है? इसका नाम केला है। केला आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? तो किस विटामिन की बात चल रही है? विटामिन सी की बात चल रही है। विटामिन सी आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? तो कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है साथियों? तो परितारिका जो है यानी कि आइरिस जो है ये मानव अंग है। ये साथियों मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों लखनऊ में है, गुवाहाटी में है, कोलकाता में है। मैं कहूँगा कोलकाता में है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए यानी कि अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे। तो साथियों क्या कहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूँगा मेलुहा कहा जाता था। क्या मेलुहा कहा जाता है? ये सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है। उसके बाद देखिए मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? तो मौलिद की अगर बात करें साथियों किस त्योहार का दूसरा नाम है? मौलिद की अगर बात करें तो मिलादुन नबी का दूसरा नाम है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया था? तो ये साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। जीवीए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यू एडेड होती है और ग्रॉस वैल्यू एडेड कहाँ पर लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है साथियों आपसे पूछा जा रहा है? तो प्रतिष्ठित डॉक्टर्स और सर्जन स्पोर्ट्स और खेल के लिए, बिल्कुल स्पोर्ट्स और खेल में उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार। आंसर आपका बी होगा। भारत के संविधान में पहला संशोधन साथियों कब किया गया था? तो 1951 आप लोग याद रखें 1951 में किया गया था। अगला देखिए भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये साथियों ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। अगला देखिए अत्यधिक मात्रा में रसायन जो खेतों से बह जाते हैं इसके फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। तो क्या कार्य करते हैं साथियों? शैवाल कार्य करते हैं। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 इनमें से किससे संबंधित है साथियों बताइए। तो अनुच्छेद 72 की अगर बात करें संसद सदस्यों की योग्यता से, संसद के संविधान से, या राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से? बिल्कुल साथियों राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 72। राजस्व बंदोबस्त की महालवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन साथियों गलत है? इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्रित करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया जाता था। गलत है। इस प्रणाली के तहत भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था। बिल्कुल सही। इस प्रणाली की अवधारणा होल्ट मैकेंजी ने की थी। बिल्कुल सही। इस प्रणाली का प्रस्ताव 1822 में पेश किया गया था। बिल्कुल सही। यानी कि गलत कौन सा है? तो गलत आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है। उसके बाद देखिए मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से निम्न के दरबारों में दो घरानों में विकसित हुआ। तो वो कौन से दो घराने हैं? मैं कहूँगा जयपुर और लखनऊ वो दो घराने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अब आपके यहाँ पर एमपी जीके के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहे कि मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको साथियों मालूम रखना है कितने टाइगर रिजर्व हैं। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। मैं कहूँगा साथियों 9 है। कितने टाइगर रिजर्व हैं साथियों? 9 है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा? 9 के साथ जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को बताइए। राइट आंसर कान्हा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व साथियों मंडला जिले में स्थित है। उसके बाद देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व साथियों कहाँ पर है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मैं कहूँगा पन्ना में पन्ना टाइगर रिजर्व है। उसके बाद देखिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो साथियों उमरिया जिले में है। अगला देखिए करके सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये साथियों आप लोग को मालूम होना चाहिए होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम में है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। उसके बाद देखिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें सीधी और रीवा में स्थित है। इसलिए आंसर आपका सी होगा।
अगला देखिए कह रहे कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान साथियों भोपाल में स्थित है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल देखिए कह रहे कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो इनका नाम रविशंकर शुक्ल था और ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सातों ए के साथ। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।